आप लोगों ने रिट के बारे में सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं रिट क्षेत्राधिकार की। अभी हाल ही में एस शोभानाथ बनाम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मामले 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित बैंकों और एनबीएफसी सहित निजी कंपनियां रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य या कर्तव्यों का पालन नहीं करती हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 12 के तहत एनबीएफसी राज्य नहीं है और कार्य परीक्षण के आधार पर रिट आवेदन की स्वीकार्यता तय की जानी चाहिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है। तो इस मामले की मुख्य बातें क्या हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। रिट आखिर क्या होती है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और रिट के प्रकार, उनका दायरा क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है, उन्हें भी देख लेंगे। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या रखी गई है, उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखेंगे इसमें कि मामले की मुख्य बातें। तो मामले की पृष्ठभूमि, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि एनबीएफसी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, लेकिन आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने वाली एनबीएफसी को रिट क्षेत्राधिकार के अधीन होना चाहिए। और देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, किसी विधि के तहत विनियामक दिशा निर्देशों के अधीन होने से कोई संस्था स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती। कार्य परीक्षण, रिट क्षेत्राधिकार केवल तभी लागू होता है जब कोई इकाई किसी विधि या फिर वैधानिक नियम द्वारा लगाए गए सरकारी या फिर आवश्यक सार्वजनिक कार्यों जैसे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करती है। और आप देखिए कि रिट क्षेत्राधिकार राज्य प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों, राज्य की स्वामित्व वाली या फिर वित्त पोषित निजी निकायों और सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाली निजी संस्थाओं पर लागू होता है। सामान्य जनमानस एनबीएफसी के कर्तव्यों के अधीन नहीं है, केवल खाताधारक और उधारकर्ता ही इसके अधीन है। और सार्वजनिक विधि की आवश्यकता, यदि कोई निजी संस्था उस पर लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित अधिकारों से इंकार करती है तो रिट लागू की जा सकती है। रिट क्या है, तो आप देखेंगे इसमें रिट संवैधानिक न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया गया एक विधिक आदेश है और इसका अंगीकरण अंग्रेजी के प्रोगेटिव रिट से किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। रिट जारी करने का प्राधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। 1950 से पूर्व केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार था और संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात आती है कि रिट के प्रकार और उसका दायरा। तो रिट हो गया, उद्देश्य हो गया, के खिलाफ हो गया, के खिलाफ जारी, न्यायालय की भूमिका, जारी नहीं किया जा सकता यदि, और ये उदाहरण जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके उद्देश्य की बात करें तो आप देखेंगे कि को प्रस्तुत किया जाए अवैध हिरासत से व्यक्तियों का संरक्षण, एक तरह से जो व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है ना, उसे प्रस्तुत करने की बात करता है। और उच्च न्यायालय की इसमें आप देखेंगे इसमें के खिलाफ तो सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति जो विधि विरुद्ध हिरासत के लिए जिम्मेदार हो, उसकी बात हो रही है। और न्यायालय की भूमिका की बात करें तो हिरासत की विधि मान्यता की जांच करना तथा विधि विरुद्ध होने की दशा में स्वतंत्र किए जाने का आदेश देना, ये न्यायालय की भूमिका है। और आप देखिए, जारी नहीं किया जा सकता यदि हिरासत विधि सम्मत है, कार्यवाही किसी न्यायालय या फिर विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो और सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशित हिरासत है तो हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को विधिक न्यायोचित के बिना हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जा सकती है। बात आती है परमादेश की, तो ये आप देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो हम आदेश देते हैं किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, निगम, न्यायाधिकरण या सरकार को उस कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश जिसे पूरा करने में भी असफल रहे हों। और के खिलाफ तो सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक निगम, न्यायाधिकरण, क्या अधिकरण और न्यायालय के खिलाफ, ये आप देखते हैं दिया जा सकता है। और न्यायालय की क्या भूमिका रहती, किसी ऐसे कर्तव्य का निष्पादन का निर्देश देना जिसे पूरा ना किया गया हो।
और जारी नहीं किया जा सकता यदि निजी व्यक्तियों इकाइयों के विरुद्ध जब कर्तव्य के अनुसार हो। जरूरी नहीं है। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध राष्ट्रपति राज्यपालों के विरुद्ध मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। जैसे उदाहरण अगर आप देखें, यदि कोई सरकारी अधिकारी सभी विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद पासपोर्ट जारी करने से इनकार करता है तो परामर्श रिट जारी की जा सकती है। एक प्रतिषेध, इसमें आप देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है? रोकना। अधीनस्थ न्यायालयों या फिर अधिकरणों को उनकी अधिकारिता से उच्च कार्यों को करने से रोकने हेतु जारी किया जाता है। और जैसे इसमें आप देखते हैं कि खिलाफ तो उच्चतर न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, और इसमें न्यायालय की भूमिका तो विरुद्ध कार्यों या फिर अधिकारिता से उच्च कार्यों को करने से रोकना। और इसमें नहीं जारी नहीं किया जा सकता यदि प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति निकाय। और उदाहरण के लिए यदि कोई जिला न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर किसी मामले का निर्णय लेता है तो उस उच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। एक उत्प्रेषण आप लोग देखते हैं, इसमें आप देखिए इसका उद्देश्य प्रमाणिक किया जाना, किसी मामले को स्थानांतरित करना या फिर निचली अदालत न्यायाधिकरण के लिए। और इसमें के खिलाफ तो न्यायिक या फिर अर्ध निकाय प्रशासनिक प्राधिकरण 1991 की। इसमें आप देखते हैं कि न्यायालय की भूमिका तो अवैध या फिर असंवैधानिक आदेशों को रद्द करना या मामलों को स्थानांतरित करना। और जारी नहीं किया जा सकता यदि विधायी निकाय, निजी व्यक्ति, संगठन। उदाहरण के लिए यदि कोई न्याय, ये आप देखिए न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए कोई गैर कानूनी आदेश पारित करता है तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण। इसमें आप देखते हैं कि न्यायालय के 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद की बात हो रही है। एक अधिकारपेक्षा होता है। क्या होता है? अधिकारपेक्षा। इसका उद्देश्य है किस प्राधिकार द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे को रोकना जो उस कार्यालय को धारण करने का हकदार नहीं है। और इसके के खिलाफ तो कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर आसीन है। और इसमें न्यायालय की भूमिका तो सार्वजनिक कार्यालयों पर अवैध कब्जे को चुनौती दी गई। और देखिए इसमें नहीं जारी नहीं किया जा सकता निजी कार्यालय, मंत्री स्तरीय, गैर मूलभूत कार्यालय। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो अधिकारपेक्षा को वारंटो रिट जारी की जा सकती है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर। तो ये पहलू है, ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय देखने को मिलेगा। प्रवर्तन का दायरा तो सर्वोच्च न्यायालय में केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय के मामले में देखें तो मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। व्यापक दायरा है इसका। प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी कर सकता है, सिवाय जब तक वह बात का कारण उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हो। अधिकार की प्रकृति तो रिट अधिकारिता स्वयं एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, इसलिए न्यायालय इसका प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है। और उच्च न्यायालय के मामले में देखें तो रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है अनुच्छेद 226 के तहत, जिसका अर्थ है उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इनकार कर सकता है। अब बात आती है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या है, ये भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे लेता है ना। तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 12 भाग 3 की बात हो रही है। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, जिसका उपयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया एक तरह से। और राज्य का दायरा अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं। ए, भारत सरकार और संसद अर्थात संघ की कार्यपालिका तथा विधायी प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका तथा विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस प्रकार राज्य का व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सके। इन एजेंसियों के कार्यों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? चुनौती। और न्यायिक दृष्टिकोण बैटरी लिमिटेड मामले 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के साधन के रूप में कार्य करने वाली निजी निकाय या एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में शामिल है। क्या है? अर्थ में शामिल है। इसमें ये भी याद रखिएगा। आप लोग कहोगे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऋण प्रदान करती है, वित्तीय प्रतिभूतियां प्राप्त करती हैं और तथा पट्टे और बीमा सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि इनमें मुख्य रूप से कृषि औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार, रियल एस्टेट में लगी कंपनियां शामिल होती हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं, चेक जारी नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक जमा 12 से 60 महीनों के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। कोई मांग जमा डिमांड डिपॉजिट नहीं है।
तो ये भी आप देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा बीमा एनबीएफसी जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। ये भी याद रखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा बीमा एनबीएफसी जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होते। एनबीएफसी को निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है। प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, स्वयं ऋण, स्वर्ण ऋण, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, बीमा सेवाएं, निवेश प्रबंधन, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। धन्यवाद।